बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, हम आज कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में अमलगम पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में ये हमारा दूसरा लेक्चर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। सबसे पहले हम अमलगम के इंट्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अमलगम है क्या चीज़ और इसको जो है किस चीज़ से मिक्स करके बनाया गया है और इसकी अपीयरेंस किस तरह की है। तो याद रखिएगा कि डेंटल अमलगम जो है ये एक अलाई है। क्या चीज़ है? ये एक अलाई है जो कि किन चीज़ों की मिक्सिंग से बना हुआ है। जब हम सिल्वर टिन अलाई को मरकरी के साथ या मरकरी को सिल्वर टिन अलाई के साथ मिक्स करते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो प्रोड्यूस होने वाला अलाई होता है वो होता है डेंटल अमलगम। ठीक है, डेंटल अमलगम को सिल्वर अमलगम भी कहा जाता है। इसको अमूमन जो है चांदी की फिलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो डेंटल अमलगम अलाई इज अ सिल्वर टिन अलाई टू विच वेरिंग अमाउंट ऑफ कॉपर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक हैज़ बीन एडेड। अमलगम जो है ये मरकरी का सिल्वर और टिन के साथ, टिन अलाई के साथ जो है कम्बिनेशन होता है। उसके अलावा इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक भी ऐड होती है और कॉपर की भी कुछ मिकदार इसमें शामिल की जाती है। तो स्किनर्स के मुताबिक अमलगम जो है ये एक ख़ास किस्म का अलाई होता है जिसके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो मरकरी का होता है। तो मरकरी अमलगम के अंदर जो मेन आपका अलाई है वो मरकरी है। ठीक है। In dentistry, it is common to use the term amalgam to mean dental amalgam. डेंटिस्ट्री के अंदर इसको डेंटल अमलगम के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें कि अमलगम को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं या कौन कौन सी कंडीशंस हमारे पास आ जाएं तो फिर हम अमलगम का यूज़ करते हैं। वैसे अमलगम को बाहर बैन किया हुआ है। अमलगम की टॉक्सिटी की वजह से, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अमलगम का यूज़ बैन है बाहर की तरफ। पाकिस्तान में लेकिन ये चीज़ चल रही है, कहीं कहीं पे इसको भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपके पास क्लास 1 एंड क्लास 2 कैविटीज़ हैं, ठीक है, अगर आपने क्लासेस पढ़ी हुई हैं कैविटीज़ की तो फिर आपको पता होगा कि क्लास 1 कैविटी कहाँ पर होती है और क्लास 2 कैविटी क्या होती है। ठीक है। तो क्लास 1 एंड क्लास 2 कैविटीज़ अगर आपके पास हैं, ठीक है, मॉडरेट टू लार्ज रेस्टोरेशन जहाँ पे आ गई, या इसको जो हम जहाँ पर हमने जो है कोर बिल्डअप मटेरियल इस्तेमाल करना हो तो उस पर भी हम क्या करते हैं, अमलगम को एज अ कोर बिल्डअप मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पर हमारे पास कस्पल रेस्टोरेशंस हों वहाँ पर भी हम अमलगम का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर हम इसको जो है कंपोजिट रेजिन्स के साथ भी कंबाइन करके पोस्टीरियर टीथ के अंदर अगर कैविटीज़ मौजूद हैं तो फिर उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और रेजिन विनीर्स ओवर द अमलगम, रेस्टोरेशंस दैट हैव हैवी एक्लूजल कंटैक्ट्स, ऐसी रेस्टोरेशन जिनको हैवी एक्लूजल कंटैक्ट्स बेयर करना होता है उसमें भी हम अमलगम का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ऐसी रेस्टोरेशन जो आइसोलेटेड नहीं हो पाती तो फिर उनके लिए भी हमने क्या करना होता है, अमलगम का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। इन टीथ दैट एक्ट एज एन अबटमेंट फॉर द रिमूवेबल अप्लायंसेस, ऐसे टीथ, ऐसे दांत जो रिमूवेबल अप्लायंसेस के लिए अबटमेंट के तौर पर काम कर रहे हों उनमें अमलगम का इस्तेमाल किया जाता है। अमलगम बेसिकली इसकी निस्बत जो है हम बाकी फिलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अमलगम को हमने जो है कोशिश करनी होती है कि मोस्टली अवॉइड ही रखते हैं। ये हम उस वक्त इसको जो है लगाते हैं या उस वक्त इसकी फिलिंग करते हैं जब पेशेंट खुद डिमांड कर रहा हो बार बार। ठीक है। तो उस वक्त जो है, क्योंकि अमलगम के अंदर टॉक्सिटी होती है, इसकी बायोकम्पैटिबिलिटी जो है वो रिएक्शंस कर जाती है, अमलगम टैटू काज करती है, तो इस वजह से हम फिर इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास क्लास 3 कैविटी आ गई या अनस्थेटिक एरियाज़ के अंदर जैसा कि डिसरिस्पेक्ट ऑफ कैनाइन वगैरह हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास क्लास 5 लेजेंड्स हैं इन द नॉन एस्थेटिक एरियाज, स्पेशली व्हेन एक्सेस इज लिमिटेड एंड मॉइस्चर कंट्रोल इज डिफिकल्ट एंड फॉर द एरियाज दैट आर सिग्निफिकेंटली डीप जिंजाइवली। ठीक है। कंट्राइंडिकेशन कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, जहाँ पर इसका अमलगम का इस्तेमाल तर्क किया जाता है, अगर आपके पास सामने वाले दांतों में एस्थेटिक्स इज़ द प्राइम कंसर्न, क्योंकि सामने वाले दांतों में जब आप ये अमलगम की फिलिंग कर देंगे तो वो जो है खूबसूरती के लिहाज से भी अजीब लगेगा। ठीक है। पेशेंट्स खुद भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते और हम एज अ डेंटिस्ट भी इसको इंटीरियर में नहीं लगा। और एस्थेटिकली प्रोमिनेंट एरियाज ऑफ द पोस्टीरियर टीथ, उसके अलावा अगर पोस्टीरियर टीथ में कोई ऐसा एरिया जो एस्थेटिकली प्रोमिनेंट हो, ठीक है, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करते।
Small to moderate classes 1 and 2 restorations that can be well isolated. ऐसी क्लासेस क्लास 1 एंड क्लास 2 जो स्मॉल टू मॉडरेट रेस्टोरेशन के अंदर है और जो कि वेल आइसोलेटेड भी है, तो उसमें भी हम अमलगम इस्तेमाल नहीं करते। उसके अलावा स्मॉल क्लास 6 रेस्टोरेशंस के अंदर, ठीक है, उस पर भी हम इसका इस्तेमाल तर्क करते हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ईज़ ऑफ यूज़ है, इजी टू मैनिपुलेट है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, एक्सीलेंट वेयर रेजिस्टेंस, रेस्टोरेशन इज़ कम्प्लीटेड विद इन वन सिटिंग विदाउट रिक्वायरिंग मच चेयर सेट। मतलब ये है कि एक ही वक्त में पेशेंट जैसे ही आपके पास आया तो एक ही सिटिंग के अंदर, मतलब एक ही वक्त के अंदर आप इसकी जो है फिलिंग वगैरह हर चीज़ होकर डन कर सकते हैं। इसको कंडेंस्ड अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ट्रिचुरेटेड अमलगम हैज़ गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। डिसएडवांटेज क्या है? अननेचुरल अपीयरेंस देती है, नॉन स्टैटिक है, ठीक है, देखने में अजीब लगती है। टार्निश मतलब वक्त के साथ साथ इसकी जो ऊपर की चमक होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है, एंड क्रोयन और ये क्रोड हो जाती है। इसका जो टेस्ट होता है वो मेटालिक टेस्ट प्रोड्यूस करती है, उसके अलावा गैल्वानिक शॉक भी प्रोड्यूस करती है। दांतों की स्ट्रक्चर को जो है डिस्कलर कर देती है। और सबसे जो इसका मेन डिसएडवांटेज और मेन इसका जो नुकसान है वो है मर्करी टॉक्सिटी। मर्करी जो है ये बहुत ही डेंजरस किस्म का जो है हमारे पास कंटेंट है, तो इसलिए इसके अंदर मर्करी की मौजूदगी की वजह से इसका इस्तेमाल तर्क किया जाता है। प्रोमोट प्लैक एडहेजन, इसमें जो है प्लैक एडहेजन की प्रमोशन होती है। एक्सपेंशन इसका जो है वो डिलेड है और दांतों की स्ट्रक्चर को वीक कर देती है। मतलब ये है कि जिस दांत को आप लगाएंगे अगर ये अमलगम उतरती है तो ये सिर्फ अपनी जगह से नहीं बल्कि जो दांत का बकिया हिस्सा होगा, जो सेफ एंड साउंड एरिया होगा, उसको भी ये जो है तोड़ देगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसकी फिर आती है अमलगम के अंदर, और अगर हम नंबर ऑफ अलाइज मेटल्स की बुनियाद पर देखें तो हमारे पास बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी आता है, ठीक है। तो बाइनरी मतलब दो, इसमें दो अलाई होंगे, कौन से? सिल्वर और टिन। ये जो क्लासिफिकेशंस हैं ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से या वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है, ये आपने लाजमी याद रखनी है। टर्नरी अलाइज मतलब यहाँ पर 3 होंगे, तो 3 अलाई कौन कौन से होंगे? सिल्वर, टिन एंड कॉपर। क्वाटरनरी अलाइज कौन से होते हैं? इसमें 4 होंगे, सिल्वर, टिन, कॉपर एंड इंडियम। उसके बाद हमारे पास आता है क्लास नंबर 2 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मिक्स्ड एंड एडमिक्स्ड अलाइज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सर्टेन अमलगम पाउडर्स आर ओनली मेड ऑफ वन अलाई। अमूमन जो अमलगम पाउडर होते हैं वो एक अलाई से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो उनके अंदर जो है दूसरे मेटल्स या दूसरे अलाइज वगैरह भी ऐड किए जाते हैं, खुद बाद में ऐड किए जाते हैं। मसलन एडिंग कॉपर टू द बेसिक बाइनरी सिल्वर टिन अलाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द पाउडर्ड पार्टिकल्स, अब हमारे पास जो पाउडर्ड पार्टिकल्स हैं उनकी शेप के मुताबिक, तो शेप वाला ये जो है ये बहुत ही 3rd नंबर वाला जो आपका जो डिवीज़न है या टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल स्मूथ सरफेस होती है जिसकी पिक्चर्स मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हमारे पास लेथ कट आता है, इरेगुलर रेंजिंग फ्रॉम स्पाइरल्स टू शेविंग्स। लेथ कट जो है ये जिस तरह हमारे पास सुइयाँ वगैरह होती हैं तो उस टाइप की इसकी शक्ल होती है और इन दोनों का जो है कम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप की अगर हम बात करें इसमें मर्करी कंटेंट लेस होता है और इसको कंडेंसेशन फोर्स भी लेस रिक्वायर होती है। उसके अलावा जो जब हम इसकी कार्विंग या बर्निशिंग कर रहे होते हैं उस वक्त इसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है। और इसका जो साइज़ है तकरीबन वो 5 to 40 माइक्रोन्स होता है इसके पार्टिकल्स का। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये ओवर हैंगिंग कर जाती है और वीक प्रॉक्सिमल कंटेक्ट देती है, ठीक है। ओवर हैंगिंग करेगी तो हमारे पास सेकेंडरी कैरीज प्रोटेक्शन होगी। फिर अगर साथ वाले दांत के साथ इसकी अटैचमेंट हो जाती है तो फिर ये क्या करेगा कि साथ वाले दांत का भी बेड़ा गर्क कर देगी, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है। लेथ कट शेप क्या है? लेथ कट शेप में मर्करी कंटेंट 50% होता है, इसमें कंडेंसेशन के लिए फोर्स रिक्वायर होती है और स्पाइनल या नीडल टाइप इसकी शेप होती है, ठीक है। इजीली कार्विंग एंड बर्निशिंग है, लेस ओवर हैंगिंग। स्फेरिकल शेप के मुकाबले में इसकी जो ओवर हैंगिंग होती है वो लेस होती है। इसका जो कंटेक्ट होता है वो स्फेरिकल शेप के मुकाबले में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और रफ एंड लेस लस्टर। एडमिक्स्ड क्या है? जब दोनों का स्फेरिकल और लेथ कट पार्टिकल्स का आपस में कम्बिनेशन किया जाएगा तो उस वक्त हमारे पास एडमिक्स्ड आएगा और बाय रेशियो जो है ये 2:1 है। मतलब 2 रेशियो लेथ कट का होगा और 1 रेशियो इसका स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक है। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं जिस तरह ये हमारे पास स्फेरिकल है, ये हमारे पास लेथ कट है। कॉम्बिनेशन वाली जो होगी इसमें क्या होगा कि इसमें ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद पाउडर पार्टिकल साइज, इसमें माइक्रो कट आता है, फाइन कट आता है और कॉर्स कट आता है। ये आप देख लें, ठीक है। ये हमारे पास ये है और ये यहाँ पे इसमें देख लें, इसको ये मिक्सिंग है इसकी सारी। अब इसका कुछ कंपैरिजन दिया गया है कि लेज कट और स्फेरिकल अलाइज को आप किस तरह से कंपेयर करेंगे। बुक से मैंने पिक्चर ली, इसलिए इस कंपैरिजन को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है कॉपर के मुताबिक इसका कंटेंट क्या होगा। तो लो कॉपर कंटेंट उस वक्त होगा अगर इसके अंदर कंटेंट की मिकदार, अगर कॉपर की मिकदार लेस देन 4% है तो ये लो होगा। अगर ये 10% से एक्सीड करता है तो फिर ये होगी हाई कॉपर कंटेंट अलाइ, ठीक है। नोबल गैसेस में प्लैटिनम, गोल्ड, पैलेडियम, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू जिंक है, मतलब कि अगर अमलगम जिंक कंटेनिंग होगी तो वो किस वक्त होगी, अगर हमारे पास जिंक की मिकदार जो है वो 0.01% से ज़्यादा होगी। नॉन जिंक कंटेनिंग किस तरह होगा, अगर 0.01% से कम होगी तो ये नॉन जिंक कंटेनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद ट्रिचुरेशन है। ट्रिचुरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अमलगम के अलाय को मरकरी के साथ मिक्स करते हैं मोर्टर एंड पेस्टल के अंदर, जिस तरह आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये वाली हमारे पास अमलगम पड़े है, अमलगम कैप्सूल है और इसमें हम इसको क्या करते हैं, फिर इसकी ट्रिचुरेशन करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द अमलगम अलाय पार्टिकल्स विद मरकरी। Originally the alloy and the mercury were mixed and was triturated by the hand with a mortar and pestle. Mechanical amalgamation saves the time and standardizes the procedure. उसके अलावा अब जो है हमारे पास मशीनें भी आ चुकी हैं एडवांस लेवल के ऊपर, जिसको अमलगामेटर कहा जाता है। इसमें जस्ट आपने कैप्सूल को उठा के इधर रखना होता है और ये आपको जो है खुद ब खुद सारा कुछ करके दे देती है। उसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंस करते हैं, हमने कंडेंस किस तरह करना होता है, कितने टाइम बाद करना होता है, कितने मिनट के अंदर करना होता है, वो इसमें पढ़ेंगे कि रेफर्स टू द इंक्रीमेंटल प्लेसमेंट ऑफ अमलगम इनटू द प्रिपेयर्ड कैविटी एंड कंप्रेशन ऑफ ईच इंक्रीमेंट्स इनटू द अदर्स। इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने जो है अमलगम के इंक्रीमेंट्स को प्रिपेयर्ड कैविटी के अंदर रखना होता है और हर इंक्रीमेंट को हमने क्या करना होता है, कंप्रेस करना होता है, उसको थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करना होता है ताकि वो सही से अपनी पूरी की पूरी कैविटी के अंदर फैल जाए। Amalgam should be condensed into the cavity within 3 minutes after trituration. Trituration के बाद उसको जो है अपने अमलगम को 3 मिनट के अंदर अंदर कैविटी के अंदर जो है लाई करना होता है, ठीक है। उसके अंदर उसको कंडेंस्ड करना होता है। प्री कार्विंग बर्निशिंग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। प्री का मतलब है बिफोर कार्व बर्निशिंग, यानी कि कार्व से पहले आपने क्या बर्निशिंग करनी है इसकी, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसमें बर्निशर का आपने इस्तेमाल करना होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्दर कंडेंसेशन एंड शेपिंग ऑफ द क्लूयल सरफेस। इसमें जो है आपने कंडेंसेशन क्लूयल सरफेस की शेप के मुताबिक करनी होती है। जिस तरह आपकी क्लूयल सरफेस की शेप होगी उसी के मुताबिक आप कंडेंसेशन करते जाएंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक तो हमने जो है कंडेंसेशन में इसको हेल्प मिलती है, क्लूयल सरफेस को शेप देनी होती है। उसके अलावा जो है प्रोडक्शन ऑफ द डेंसर अमलगम टू द मार्जिन्स। ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा। कार्विंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्वर के थ्रू हमने जो है दांत की जो एनाटॉमी होती है उसको हमने रीबिल्ड करना होता है, ठीक है। जिस तरह हमारी क्लूयल सरफेस मसलन अगर थर्ड मोलर या मोलर की बात करते हैं, उसके क्लूयल सरफेस के अकॉर्डिंग हमने पहले ऊपर अमलगम डाली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसकी प्री कार्विंग बर्निशिंग की, फिर उसके बाद कार्विंग के थ्रू हम बिल्कुल सेम उसी तरह उसकी जो क्लूयल सरफेस होगी उसको रिबिल्ड करने की ट्राई करते हैं। और क्लूयल एडजस्टमेंट क्या होता है, इसमें जो हमारे पास आर्टिकुलेटर पेपर पड़े होते हैं वो पेशेंट से हम चबवाते हैं। अगर उसके ऊपर जहाँ जहाँ पे निशान फिर आते हैं उस आर्टिकुलेटर पेपर के, तो फिर हम क्या करते हैं उससे वहाँ से रिमूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास है पोस्ट कार्व बर्निशिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने अमलगम की रेस्टोरेशन को कार्व करना होता है, ठीक है, और उसको लस्टर वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, सरफेस को स्मूथ करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पॉलिशिंग में क्या होता है कि इसमें जो है सरफेस को स्मूथ करने के बाद हमने जो है इसको हाई ग्लॉस और लस्टर देना होता है, ठीक है। बेटर ये है कि जब आप उसकी जो है कार्विंग वगैरह बर्निशिंग अमलगम फिलिंग सब कुछ कर लें तो फिर आपने 24 आवर्स के बाद पॉलिशिंग करनी होती है, लेकिन अमूमन पाकिस्तान में ये चीज़ फॉलो नहीं की जाती। इंस्ट्रूमेंट मेथड, रब्ड विद वेट कॉटन और अ रबर कैप विद द पेमाइस और पेस्ट। अच्छा, बायोकम्पैटिबिलिटी क्या है, इसमें जो मेन इसका इशू है सबसे बड़ा वो है मर्करी टॉक्सिटी प्रोड्यूस करता है और अमलगम टैटू क्रिएट करता है। अमलगम टैटू आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा।
नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 के अंदर हम इसकी कैविटी क्लास 1 एंड क्लास 2 प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अमलगम की क्लासेस जो है उनको हमने किस तरह से प्रिपेयर करना होता है डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।